हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूज। One of the meanings of the word nature is the totality of life and non-life forms that are part of our environment but have not been created by humans. प्रकृति में वो सभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं जो कि ह्यूमन इंटरेक्शन से नहीं बनी हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ट्रीज, पेड़ जो है उसके लिए हमारी होने की जरूरत नहीं है। जब ह्यूमन नहीं था तब भी पेड़ पौधे थे। When humans use these for their sustenance or create new things from them for consumption, these elements of nature become resources. जब इस प्रकृति का इस्तेमाल मनुष्य अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए करने लगता है, तब ये प्रकृति हमारे लिए क्या बन जाती है? संसाधन बन जाती है। तब ये प्रकृति हमारे लिए क्या बन जाती है? रिसोर्स बन जाती है। जैसे कि इंसान ने देखा कि ये कितना सुंदर पेड़ है, अरे वाह, इसका तो क्या जबरदस्त सोफा बनेगा, तो उसने क्या किया? वो काट के क्या बना दिया? एक सोफा बना दिया। जब ये पेड़ हमारे काम आने लगा तब ये हमारे लिए क्या बन गया? रिसोर्स बन गया। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज आर पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो ये जो पेड़ है ये हमारे पर्यावरण का ही पार्ट है। दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस। व्हेन वी कट देम एंड कन्वर्ट देयर वुड इनटू फर्नीचर, वी सी द ट्री एज रिसोर्सेज। इसको काट दिया और काट के उस पेड़ का क्या बना दिया? उसने सोफा बना दिया। प्लांट को हम किस तरह से देखते हैं? एक संसाधन के रूप में देखते हैं जो कि हमारी जरूरतों को पूरा करता है। Often, these entities are not easily accessible. For example, there may be petroleum in places deep under the ocean that we do not have the technology to access, or the extraction cost may be too high. और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये इतनी easily accessible नहीं होती हैं कि कोई भी जाए और उसे क्या कर ले? निकाल के ले आ रहा है। पेट्रोल है वो समुद्र की गहराइयों में मिलता है। पेट्रोल निकालने का खर्च होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। और इट मे बी culturally unacceptable, like cutting trees is sacred groups. कई संस्कृतियों में, जैसे कि हमारे हिंदू रिलीजन में ही पेड़ों की हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं। कई कल्चर्स में पेड़ों को काटना गलत मानते हैं। पेड़ को तो काटना वैसे भी बहुत ज़्यादा ही गलत है, चाहे हम कल्चरली उसको ले जाएं या हम उसे साइंटिफिक वे में देखें, ठीक है? तो दोनों ही तरीके से पेड़ काटना हमेशा से गलत है। फॉर एन एंटिटी टू बी कॉल्ड अ रिसोर्स, इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल एंड इट्स एक्सप्लॉयटेशन शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। किसी भी चीज़ को हम संसाधन तभी बोल सकते हैं जब वो टेक्नोलॉजिकल रूप से एक्सेसिबल हो, जब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी हो कि हम उसको एक्सेस कर पाएँ, जब हम उसका एक्सट्रैक्शन कर पाएँ, उसको निकाल पाएँ और उसका हम यूटिलाइजेशन कर पाएँ, इस्तेमाल कर पाएँ, और वो आर्थिक रूप से भी संभव होनी चाहिए, उसका खर्च बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वो सांस्कृतिक रूप से भी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। अर्थ हैज़ अ ट्रेजर मेनी ऑफ विच हैव फॉर्म्ड ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर। जो अर्थ है वो एक खजाने का भंडार है जिसमें से कुछ को तो बनने के लिए मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं, एंड विच ह्यूमन हैव टेकन एंड लर्न टू यूज, और जिसका इस्तेमाल ह्यूमन कर भी रहा है और ये सीख भी रहा है कि हमें उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। दीज इंक्लूड द मोस्ट ऑब्वियस वन, कि वाटर हो गया, एयर हो गया, सॉइल। बिना इनके यूज के तो हम अपना सर्वाइवल ही नहीं सोच पाते हैं। एंड ऑल्सो दी नॉट ऑब्वियस वन, जैसे कि कोल हो गया, आमतौर पर घरों में यूज नहीं होता है। पेट्रोलियम हो गया, प्रीशियस स्टोन्स हो गए, मेटल और हो गए, टिम्बर्स हो गए। इन शॉर्ट, we apply the term natural resources to material and substances that occur in nature and are valuable to human. Natural resources क्या हैं? ऐसी चीज़ें जो कि नेचर में पाई जाएं और ह्यूमन के लिए ज़रूरी हों, उन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे। इन साइंस वी लर्न द यूजफुलनेस ऑफ कैटेगराइजेशन एंड नेमिंग। वी यूज सम shared characteristic when we categorize idea or things. We name the categories so that we can refer to them with just one word or a short phrase. When these name and meanings are shared across group of people, it helps us to discuss a set of ideas or things without needing to describe them every time. तो हमने पढ़ा है कि साइंस में हम किस तरीके से चीज़ों को उनकी यूज़ के बेसिस में कैटेगराइज करते हैं, उनके नेम के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं, ताकि हमें किसी को बार बार ये बताने की ज़रूरत ना हो कि हमने इसको इस कैटेगरी में क्यों रखा। तो अगर कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसको ऑलरेडी पता चल जाए कि इस कैटेगरी की बात हो रही है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी। वी कैन कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली टू। तो अगर हमें किसी को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ पाई, बातचीत है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। In earlier classes, you have learned about living and non-living things. As soon as we use this word, you know what they mean. जैसे कि हमने पहले क्लास में पढ़ा है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो जब मैंने बोला लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स तो आपके दिमाग में बिल्कुल आ गया कि लिविंग मतलब वो सारी चीज़ें जो जिंदा हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब वो जो जिंदा नहीं है। दिस इज सिंपल एग्जाम्पल कि जब मैंने लिविंग बोल दिया तो आपने दुनिया की हर वो चीज़ जो जिंदा है उसके अंदर रख ली अपने आप से। मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि कैट किस में आएगी, डॉग किस में आएगा, टेबल किस में आएगी, चेयर किस में आएगी। आपने अपने आप क्या किया? लिविंग में कैट रख ली, डॉग रख लिया, ह्यूमन रख लिया, सारे एनिमल्स रख लिए, सारी फिशेस रख ली, है ना? तो हमें बार बार किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लिविंग के अंदर क्या आएगा, नॉन लिविंग के अंदर क्या आएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर कैटेगराइज करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को। वन ऑफ द वे वी वुड कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन द यूज वी पुट देम, एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, सोर्स फॉर मटेरियल एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से कैटेगराइज करने वाले हैं कि वो हमारे लाइफ के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। मटेरियल है उसका सोर्स क्या है, जो एनर्जी है उसका सोर्स क्या है। तो ऐसी रिसोर्सेज जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट एयर वी ब्रीथ, दी वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट। तो हमारी लाइफ इस पृथ्वी पर बिना हवा के, बिना पानी के, बिना खाने के संभव ही नहीं हो सकती। वी टेक दीज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, द रिवर्स एंड पॉन्ड एंड थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सॉइल एंड अदर लिविंग थिंग्स। जो पानी है वो हमें नदियों से मिलता है, तालाबों से मिलता है, जो हवा है वो हमारे वातावरण से मिलती है हमको, और जो खाना है वो हमें हमारी मिट्टी से मिलता है।
वी कैन नॉट मेक द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द सॉइल विच गिव्स अस फूड। तो जो हवा है, पानी है, सॉइल है, उसको हम बना नहीं सकते। ह्यूमन बीइंग क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ नेचर गिफ्ट्स। वी मेक देम फॉर आवर यूटिलिटी और टू क्रिएट थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट इनरिच आवर lives and those of others. A piece of wood can be transformed into a chair and also carved into statue. India's geographical diversity provide us with a wide variety of natural resources from wood to marble and coal to gold. तो जो ह्यूमन है वो नेचर से जो हमें गिफ्ट मिला है उनको किस में कन्वर्ट करता है? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में। किस लिए? ताकि उससे हमारी और दूसरों की ज़रूरतें क्या हो सके? पूरी हो सके। जैसे हम एक लकड़ी के टुकड़े से क्या कर सकते हैं? कुर्सी बना सकते हैं या उससे एक स्टैचू बना सकते हैं। भारत की जो भौगोलिक विविधता है वो हमें लकड़ी से संगमरमर तक, कोयले से सोने तक कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधन प्रोवाइड करती है। एनर्जी इज cornerstone of modern living. Electricity for our building, transportation, and all type of production process. This energy came from diverse natural sources: coal, water, petroleum, natural gas, sunlight, wind, etc. तो जो एनर्जी है उसके बिना तो हमारी ये आज की दुनिया संभव ही नहीं है। बिना बिजली के हमारे घर में लाइट नहीं आएगी। बिना बिजली के तो अब व्हीकल्स भी नहीं चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, ई व्हीकल्स हैं वो। और जो एनर्जी है वही प्रकार के प्रोडक्शन प्रोसेस में भी हेल्प करती है। एनर्जी हम कहाँ कहाँ से बनाते हैं? हम बनाते हैं कोयले से, पानी से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से, सनलाइट से और हवा से भी। जिस इलेक्ट्रिसिटी को हम पानी की हेल्प से बनाते हैं उसे हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और नेचुरल गैस दैट इज़ मीथेन, उसकी हेल्प से भी हम क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं। सनलाइट, सोलर पैनल हैं, उन वाइंड मिल जो होती हैं उनकी हेल्प से भी हम क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बना रहे होते हैं। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सेकेंड वे ऑफ कैटेगराइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज कुड बी बेस्ड ऑन वेदर दे आर रिन्यूएबल और नॉट। तो एक दूसरे तरीके से हमने क्या किया? इन नेचुरल रिसोर्सेज को, प्राकृतिक संसाधन जो थे हमारे, इनको तो और कैटेगरीज में डिफरेंशिएट कर दिया, दैट इज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज हैं जो कि कभी खत्म नहीं होंगी और अगर खत्म हो भी गई तो उन्हें हम वापस से क्या कर सकते हैं? रिस्टोर कर सकते हैं। पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज होंगी जिनको हम दोबारा अगर खत्म हो गई तो उन्हें हम रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ अ नेचर इज दैट इट फंक्शन इन रिस्टोरेशन एंड रीजेनरेटिव वे। प्रकृति का एक नियम है कि वो अपनी जो प्राकृतिक चीजें हैं उसको वापस से रिस्टोर कर लेगा और रीजेनरेट कर लेगा। Restoration is the process of returning something to its original health state if it has been degraded or damaged. तो किसी चीज़ का ज़्यादा डैमेज हो गया है या ज़्यादा उसका यूज़ हो गया है, उसकी हेल्थी कंडीशन में वापस से रिस्टोर करी जा सकती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिस्टोरेशन बोलते हैं। नेचर हील्स, रिन्यू एंड मेंटेन हरसेल्फ ओवर टाइम। वो जो प्रकृति है हमारी वो अपने आप को खुद से हील करती है, खुद को रिन्यू करती रहती है। जो चीज़ें खत्म होती रहती है वापस से उसको रिस्टोर करती रहती है। अ कट ऑन योर स्किन विल नॉर्मली हील, फॉरेस्ट रिकवर आफ्टर अ वाइल्ड फायर। तो जो हमारी स्किन है अगर वहाँ पर कहीं कट लग जाता है तो वापस अपने आप क्या होने लगता है? सही होने लगता है। इसी तरीके से जो जंगल होते हैं जब उनमें आग लग जाती है तो वापस से अपने आप को क्या करने लगते हैं? रिस्टोर करने लगते हैं और वापस से कुछ समय बाद वहाँ पर हरियाली होने लगती है। रीजनरेशन गोज बियॉन्ड रिस्टोरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है उस चीज़ को वापस से जनरेट करना, उस चीज़ को वापस नए से बनाना। और रिस्टोरेशन का मतलब होता है उसको उसकी ओरिजिनल कंडीशन में लेकर आना। इट्स अबाउट नेचर एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ एंड द कंडीशन फॉर थ्राइविंग. We plant trees in areas that may have lost them on account of human intervention, like clearing forest for housing, planting the type of trees that were originally growing there, restore the ecosystem. तो जब हम किसी भी एरिया पर बहुत ज़्यादा पेड़ काटते हैं जैसे कि घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, तो वहाँ पर अगर हम ऐसे पेड़ों को प्लांट करें जो अपने आप से निकल रहे हों तो उस इकोसिस्टम को ज़्यादा जल्दी क्या किया जा सकता है? हील किया जा सकता है। द ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर बर्ड्स, स्क्वायरल्स एंड अदर क्रिएचर इनेबलिंग लाइफ टू रिटर्न। पेड़ हैं हमें खाना देते हैं, शेल्टर देते हैं चिड़ियों को, गिलहरियों को। नेचर वर्क्स इन साइकिल वेयर देयर इज नो वेस्ट। टेक अ फॉरेस्ट, लेट्स से अ ट्री फॉल इन द फॉरेस्ट, इट डिकम्पोज विद द बैक्टीरिया, फंगाई एंड इंसेक्ट फीडिंग ऑन देम। तो जो नेचर है उसमें किसी भी चीज़ की बर्बादी नहीं होती है। फॉरेस्ट में एक पेड़ था, वो गिर गया, वो पेड़ क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। जो बैक्टीरिया होंगे, जो फंगाई होंगे उसको क्या कर देंगे? डिकम्पोज कर देंगे और वापस से उस मिट्टी में मिला देंगे जिससे वो उगा था। ट्री बिकेम पार्ट ऑफ द सॉइल इनरिचिंग इट। न्यू ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, इवेंचुअली सम विल फॉल एंड द साइकिल स्टार्ट अगेन। पेड़ पौधे हैं वो उगते हैं बीजों से और इवेंचुअली जाकर मिट्टी में मिल जाते हैं और ये जो साइकिल है कंटिन्यू होती रहती है। These are example of nature principle of restoration and regeneration in practice. तो ये नेचर का एक सिद्धांत है जो कि वर्क करता है रिस्टोरेशन और रीजनरेशन पर। Renewable resources exist these characteristics over time. Most of India has abundant sunshine in the natural course. Rivers are fed regularly by rain, melting glaciers, forests renew themselves, soil replenish itself through natural process and so on. तो जो renewable resources है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर बताए गए हैं जो कि वो उसमें पाए जाएंगे। इंडिया में भरपूर सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी की कोई कमी नहीं है। नदियाँ हैं उनमें पानी जो है बारिश से आता है, जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं उनसे आता है। जो फॉरेस्ट हैं
वो अपने आप को रिन्यू करती रहती है, जो सॉइल है वो अपने आप को रिप्लेनिश करती रहती है, जिससे ये नेचुरल प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू मैनेज देम इन सस्टेनेबल मैनर। तो जो सोलर एनर्जी है, वाइंड एनर्जी है, एनर्जी जो हम जनरेट करते हैं वाटर से, जो लकड़ी है फॉरेस्ट में, वो हमारे लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं तब तक जब तक हम उसे एक सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जब यहाँ पर एक वर्ड आया है दैट इज सस्टेनेबल। सस्टेनेबल रिसोर्स का मतलब हमें रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि वो खत्म भी ना हो और हमारे पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो अपने आप को क्या करेंगी, खुद एक समय के बाद रिस्टोर कर लेंगी। अगर हम उनका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या हमारे पर्यावरण को ज़्यादा डैमेज करेंगे तो हो सकता है कि वो अपने आप को रिस्टोर ना कर पाएँ और वो हमारे लिए एक तरीके से विलुप्त हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं। हाउएवर, फॉर देम टू रिमेन रिन्यूएबल देयर इज अ कंडीशन, द नेचुरल रिदम ऑफ रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे लिए तभी तक रिन्यूएबल हैं जब तक हम उनके रीजनरेशन और रिस्टोरेशन के रिदम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देंगे तो जो नेचुरल रिसोर्स है वो इतनी जल्दी अपने आप को रिस्टोर और रीजनरेट नहीं कर पाएगा। वी हार्वेस्ट टिम्बर फास्टर देन द फॉरेस्ट कैन ग्रो ट्री, वी विल इवेंचुअली डिप्लीट द फॉरेस्ट। हम अपने जंगलों से लगातार लकड़ियां काटते रहेंगे तो जो हमारा जंगल है वो कुछ दिन बाद क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो अपने आप को इतनी जल्दी रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। साइंटिस्ट हैव शोन दैट थ्रू इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शन मेनी ऑफ नेचर साइकिल हैव बीन डिस्टर्ब। कई साइंटिस्ट ने ये हमें बताया है कि जो हमारे एक्शन हो तो जो नेचर की साइकिल है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। A combination of several factors interacting, fossil fuel driven industrialization, cutting down of forest for agriculture or other purposes are two of them. Two rising temperatures that we are experiencing. On account of this, the glacier in some places in the Himalayas are melting at rate faster than precipitation can replace them. This has implications on water security for the population living in the plains dependent on the water tower. पेड़ काट रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, नेचर को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं और इतना हार्म कर रहे हैं कि वो इतनी तेज़ी से अपने आप को रिस्टोर या रीजनरेट नहीं कर पाएगा। इसी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा टेम्परेचर है वो लगातार धीरे-धीरे बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से जो हिमालयाज़ में ग्लेशियर हैं, वो क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं, उनकी बर्फ़ इतनी तेज़ी से पिघल रही है, जो स्नो है वापस से प्रेसिपिटेशन के थ्रू इतनी जल्दी उसको रिस्टोर नहीं कर सकती, जितनी जल्दी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। जैसे क्या होगा, अगर ग्लेशियर्स पिघल जाएँगे, वापस से उनमें उतनी बर्फ़ नहीं जम पाएगी, तो जो हिमालय है, जिन्हें हम वाटर टावर ऑफ एशिया बोलते हैं, जो मैदानी इलाके हैं डिपेंडेंट होते हैं पानी के लिए हिमालयाज़ पर, वहाँ पर गहरा पानी का संकट आ जाएगा और पानी की कमी हो जाएगी। We need industries to produce the good we consume. The process also create waste that are frequently discharged into river and other water bodies. Often these wastes cannot be decayed to become the food of some life form. इंडस्ट्रीज है वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो हमारे लिए ज़रूरी है। इस प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारा ऐसा वेस्ट है जो फैक्ट्रीज क्या करती हैं, डायरेक्ट क्या करती हैं, रिवर में डाल देती हैं, जिससे क्या होती है, जो हमारी रिवर्स है, जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, वो क्या हो जाती है, पोल्यूट हो जाती हैं। इंस्टेड इट लीड टू डिस्टर्बेंस इन नेचर साइकिल ऑफ रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन, लीडिंग टू अ सिचुएशन वेयर द रिवर बिकम पॉइजनस एंड कैन नॉट सपोर्ट लाइफ। ये जो वेस्ट है वो क्या करता है, नदी को पोल्यूट करता है, जिसकी वजह से ये नेचर की जो साइकिल है रिस्टोरेशन और रीजनरेशन की, उसको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। रिवर होती है वो हमारी पोल्यूट हो जाती है, पॉइजनस हो जाती है और उसके जो जीव जंतु होते हैं वो मरने लगते हैं और वो एक तरीके से किसी भी लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाती। Non-renewable resources are created over long period, cannot be replenished at the rate we use them. For example, fossil fuels, coal or petroleum, minerals and metal like iron, copper, gold are non-renewable resources. Non-renewable resources ऐसी resources होती हैं जिनको बनने के लिए बहुत 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 ज़्यादा समय लगता है, जिनको हम उतनी तेज़ी से रिस्टोर नहीं कर सकते जितनी तेज़ी से हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल और पेट्रोलियम, जो मिनरल्स हैं, मेटल हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड, मतलब हम इनका जितनी तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनको वापस से उतनी तेज़ी से रिस्टोर नहीं कर सकते। इंडिया हैज़ सिग्निफिकेंट ऑफ कोल रिजर्व। वी माइन कोल टू मीट आवर growing need for energy, but it has been estimated that the coal reserve of India may last another 50 years. जो इंडिया है उसके पास कई सारी कोल रिजर्व हैं, जो कोयले की खदानें हैं, उनसे क्या करते हैं, कोयला निकालते हैं अपनी ज़रूरत के लिए ताकि हम एनर्जी को जनरेट कर पाएँ। एक डेटा है कि जो हमारे पास कोल रिजर्व है इंडिया के पास, वो केवल और केवल अगले 50 सालों के लिए है। इसके बाद हमारे पास जो कोल रिजर्व है वो ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास कोयले की खदानें नहीं बचेंगी। द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन इंक्रीजिंग एज द पॉपुलेशन एक्सपैंड एंड द डेवलपमेंट वर्क एक्सेलरेट टिल मोर सस्टेनेबल ऑप्शन बिकम अवेलेबल वाइडली वी नीड टू यूज़ कोल वी हैव जीडीएसली। जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है तो एनर्जी की जो डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, वो क्या कर रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। कोयला है उसका अच्छे से और समझदारी से उपयोग कर पाएँ। इसके आगे का जो कंटेंट है वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको इतना चैप्टर समझ में आया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।